के वीडियो में हमें पढ़ना है हम लोग को लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, तो लॉज ऑफ मोशन में यानी फर्स्ट लॉज, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ये लॉज ऑफ मोशन है ना, यह क्लास 11th में यानी खासकर नीट वाले के लिए और कंपटीशन IIT, ठीक है, ये दो यानी इंजीनियरिंग और मेडिकल, यह दोनों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है DVI। तो इसमें यानी हमें फोर्स जो पढ़े हैं तो फोर्स में ही ये फोर्स जब हो गया था तो उसके बाद है लॉज ऑफ मोशन में फर्स्ट लॉ, सेकेंड और थर्ड लॉज। ठीक है, ये तीनों के बारे में हमें जानना है। उसके बाद और भी कई सारे टॉपिक है जिसके बारे में हम लोग डिटेल से जानेंगे, लेकिन अभी फर्स्ट में हमें जानना है फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन, ठीक है, सेकेंड लॉज एंड थर्ड लॉज। तो सबसे पहले फर्स्ट लॉज में जानना है। फर्स्ट लॉ क्या है, तो फर्स्ट लॉ में सबसे पहले हमें इनर्शिया के बारे में जान लेना है। तो ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में सबसे पहले हमें इनर्शिया के बारे में जानना है। किस चीज के बारे में जान लेना है, इनर्शिया। इसके बाद फिर हम लोग हैं और इनर्शिया यानी फोर्स जो पढ़े हैं, तो फोर्स से पहले जो पार्ट 1, 2 करके वीडियो जो बनाया गया था बतलाया गया, तो अब सबसे पहले एग्जाम्पल से हमें समझना है। एग्जाम्पल से क्या समझना है, मान लेते हैं सपोज डेट में हम लोग बस में कभी बैठे हैं, सफ़र करते हैं, तो क्या होता है कि जैसे ही मतलब जैसे हम लोग को मुजफ्फरपुर से और सीतामढ़ी जाना है या दरभंगा जाना है या पटना जाना है ना, हंसी लग रहा है मुजफ्फरपुर से पटना दरभंगा का नाम सुन के, चलो ये एग्जाम्पल होना चाहिए। तो अब है हमें मुजफ्फरपुर से कहाँ जाना है, तो अपने बिहार दरभंगा में। तो देखते हैं कभी होता है ऐसा जो बैठे हुए रहते हैं और अचानक ब्रेक लगाया जाता, तो आगे का पार्ट्स यानी कमर से जो आगे का जो अंग है वह क्या होता है, आगे की तरफ झुक जाता है ना। तो ऐसा होता है, तो इससे उसी कंडीशन में कभी कभी ऐसे होते सफ़र में सीट बेल्ट दी जाती है, या लॉन्ग डिस्टेंस करने जैसे दिल्ली जाना और बस से ही जा रहे हैं, तो उसमें सीट बेल्ट होते हैं जिससे ब्रेक लगाने पर हम आगे की तरफ नहीं झुक पाए। तो उस समय क्या होता है, हमारे जो बॉडी है अपर पार्ट से यानी मोशन में रहते हैं और लोअर पार्ट्स रेस्ट में। जैसे ही ब्रेक लगाया जाता है तो वो ये रेस्ट से मोशन में आ जाता है ना, यानी विराम से क्या होता है, वह गति में आ जाता है। तो वह टेंडेंसी किसकी होती है, इनर्शिया का, है ना। यानी इनर्शिया क्या होते हैं, रेजिस्ट ऑफ मोशन। मेन इसका जो इनर्शिया का वर्ड क्या है, इसका रेजिस्ट ऑफ मोशन है, ऑफ मोशन। ठीक है, इसका मतलब जहाँ भी रेजिस्ट ऑफ मोशन हो रहा है, जैसे ये जमीन पर चले वो तो अलग है, या ऊपर से नीचे की तरफ ऑब्जेक्ट गिर रहा है, उस कंडीशन में भी क्या होगा, रेजिस्ट ऑफ मोशन होगा। तो और इनर्शिया के बारे में हम लोग 9th क्लास में भी पढ़ चुके हैं, है ना। इनर्शिया के 2 लॉज होते हैं, उस लॉज के बारे में भी, इनर्शिया ऑफ रेस्ट एंड इनर्शिया ऑफ मोशन, है ना। तो सबसे पहले इनर्शिया के बारे में जानेंगे। द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेस्ट motion of any object is known as inertia. इनर्शिया यानी यह फोर्स से रिलेटेड होते हैं। जैसे
साइकिल चलाते हैं तो उस कंडीशन में भी होते हैं, ब्रेक लगाते हैं, ठीक है। तो हम साइकिल क्या है, तो कहने का मतलब है मोशन में है साइकिल के साथ। जैसे ब्रेक लगाते हैं तो होता है अचानक ब्रेक लगाने पर अपने भी आगे की तरफ झुक जाते हैं, या बाइक ही चलाते हैं गाड़ी, देखते होंगे कभी कभी क्या होता है कि चला रहे हैं स्पीड में, अचानक कोई आ गया ब्रेक लगाया तो पीछे वाले होते, आगे वाले तो अपना रुक जाता है और थोड़ा सा पार्ट उसका भी बॉडी का आगे की तरफ झुक जाता है, लेकिन पीछे वाला होता है ना वो अचानक आगे की तरफ झुक जाता है ना। तो वह किसके कारण होता है, इनर्शिया के कारण, यानी रजिस्ट करता है मोशन का, ठीक है। तो इसी में क्या होता है, अब हमें 11th की भाषा में जानना है, यानी 11th की भाषा में क्या जानना है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में क्या होता है कि देखते हैं ऑब्जेक्ट, जैसे ये मान लिया ये एक रोड बना हुआ और इस रोड पे क्या है कि गाड़ी चल रही है तो रुकी हुई रहती है, उस स्थिति में या तो वह रेस्ट में ही रहेगा, जब बढ़ता है तो कंटिन्यूअसली क्या होता है वो बढ़ते ही चला जाता है ना। तो कंटिन्यूअसली बढ़ने का मतलब है लगातार बढ़ रहा है, जैसे चींटी की कतार होती है लाइन, देखते हैं क्या होगा जब तक मतलब चींटी का लाइन जा रहा है सीधी स्ट्रेट लाइन में, सीधी रेखा में जा रही है, जब तक ले आगे कोई रजिस्ट नहीं किया, ऑब्जेक्ट नहीं आया, जैसे आएगा तो वो क्या करेगा अपना डायरेक्शन चेंज कर लेगा, है ना। तो इस कंडीशन में फर्स्ट लॉ इसे क्या बताता है कि ऑब्जेक्ट या तो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही होते हैं और मोशन में है तो मोशन में ही, और उसके साथ साथ क्या होता है फोर्स भी अप्लाई होती है, और फोर्स का डिफरेंट काइंड्स होते हैं, जैसे नेट फोर्स निकालना होगा डिफरेंट काइंड्स, तो क्या होगा F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस डॉट डॉट, है ना, Fn, और वेक्टर का ये डायरेक्शन भी शो कर रहा है क्योंकि स्ट्रेट लाइन में जा रहा है ना। इससे क्या होता है, यानी वेक्टर है तो वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्सेज, इसको आप डिफाइन करेंगे, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट है और उस पर जो बाहरी बल लगाया जाता है यानी एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है, तो वो ऑब्जेक्ट क्या होते हैं मोशन में हो जाते हैं, नहीं तो वह रेस्ट में रहते हैं। तो उसी को हम इंग्लिश में डिफाइन करेंगे, इफ द वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्सेज एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल इज 0 then the particle is said to be remains in motion, that is continuously moves in rest condition। तो वही अब हमें लिखना है ना, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में पढ़ना है, इफ द वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्सेज acting on a particle is 0 or 0 that is remains rest and moves with constant velocity, ठीक है। और फर्स्ट लॉ होते हैं वो किससे रिलेटेड होते हैं, इनर्शिया से, लिखेंगे फर्स्ट लॉ is related to the inertia, ठीक है। तो ये क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन न्यूटन का, है ना। फिर आप सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जानना, यानी न्यूटन साहब ने क्या किया था, अपना लॉज ऑफ मोशन दिया, ठीक है।
तो फर्स्ट लॉ दिया, फिर सेकेंड, यानी उनके एवरीडे लाइफ में जो भी इवेंट हुआ तो कुछ इवेंट पे उन्होंने क्या किया, नया नया अपना कुछ कंसेप्ट देते चले गए। और इसी बेस पे हमें न्यूमेरिकल भी सॉल्व करना है, जो एससी बनवा के फिजिक्स में मिलेगा, या मैकेनिक्स है जो कंपटीशन के लिए है। ठीक है, ये रूडब है, कई सारे बुक है जो कंपटीशन के लिए प्रोवाइड होते हैं, और एनसीईआरटी तो मेन है ही। तो इतना सारा बुक अगर 2-3 बना लेते हैं ना, तो किसी भी सैंपल पेपर या क्वेश्चन बैंक को सॉल्व करने की जरूरत नहीं रहेगी, अपने आप देखते ही सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि वह क्या करेगा, अच्छा से प्रैक्टिस करवाता है। तो ये हो गया, आप सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जानना है। ठीक है, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन थोड़ा डिटेल्स जानना है। और जो हम लोग फॉर्मूला पढ़ते हैं ना, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, तो यह सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से निकलता है। ठीक है, यहाँ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, देखो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ने से पहले हमें जानना है मोमेंटम के बारे में। किस चीज के बारे में जानना है, मोमेंटम के बारे में जानना है। तो सबसे पहले हमें मोमेंटम के बारे में जानना है, और मोमेंटम को है ना पी से डिनोट करते हैं, ये भी याद रखना। ठीक है, तो कहने का मतलब है कोई ऑब्जेक्ट, जैसे फर्स्ट लॉ में देखिए है, वह क्या होते हैं, फर्स्ट लॉ में मान ये स्ट्रेट लाइन पे ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट का क्या होगा, कुछ तो मास भी होगा, चाहे वह ऑब्जेक्ट 100 ग्राम का हो, या 1 ग्राम का, या 1 kg हो, 10 kg हो, है ना, या 1 क्विंटल का ही क्यों ना हो, है। तो वह क्या होते हैं, मास होते हैं, उसके साथ साथ जब ऑब्जेक्ट मूव करते हैं तो एक्सीलरेटेड भी होते हैं, है ना। तो मास और एक्सीलरेशन ये दोनों जब एक साथ होते हैं तो उसी मास और एक्सीलरेशन के, यानी कि किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा, ठीक है, ये कहने का मतलब है किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा जो फोर्स अप्लाइड होती है वह क्या होते हैं, मास और एक्सीलरेशन के प्रोडक्ट के इक्वल होते हैं, मोमेंटम। ठीक है, यानी मोमेंटम को बोलेंगे द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड, ये एक्सीलरेशन के साथ क्या है, तो वेलोसिटी रिलेटेड। अभी तो हम ये वेलोसिटी के बारे में, यानी मूव कर रहा है, क्वेश्चन आ गया एक्सीलरेशन पे। तो ऑब्जेक्ट क्या है कि जैसे यह मूव कर रहा है, आगे की ओर बढ़ रही है, इसके साथ मास है, और यूनिफॉर्म वेलोसिटी से वह लगातार बढ़ रही है, आगे की तरफ बढ़ते जा रही है। तो यानी वेलोसिटी हो गया और मास हो गया, है ना। तो वेलोसिटी और मास का जो प्रोडक्ट होगा वह क्या होगा, मोमेंटम हो जाएगा। ठीक है, लिखेंगे द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी of an object, of any object, is known as momentum. ठीक है, तो प्रोडक्ट है मोमेंटम इक्वल टू, लिखेंगे क्या, मोमेंटम इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, ये ना है फॉर्मूला। और मोमेंटम को क्या बताया है, डिनोट करते हैं पी से। अच्छा, अब इसमें एक और ये आता है, फिजिक्स का जो रूल होता है ना, मेनली फॉर्मूला जो लिखते हैं तो उसमें जो स्टार्टिंग में जो आता है ना वही दिया जाता है, लेकिन यहाँ एम नहीं देकर पी दिया गया। ठीक है, तो पी देने का कारण क्या होता है कि यह प्रोडक्ट के फॉर्म में होते हैं। मोमेंटम क्या निकाले, तो प्रोडक्ट के फॉर्म में निकाले हैं,
इसलिए यहाँ पर P हम लोग यूज करते हैं। तो P इक्वल टू mv है ना, मास इंटू वेलोसिटी। फिर इसका SI यूनिट भी लिखना है। क्या लिखना है? SI यूनिट किसका? तो मोमेंटम का। तो मास का क्या होता है? kg होता है ना, और इसका मीटर पर सेकेंड, मीटर सेकेंड इनवर्स हो गया। तो मोमेंटम क्या है? तो स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि अभी देखिए जो हम यह ऑब्जेक्ट क्या है, कंटिन्यूअसली मूव हो रहा है स्ट्रेट लाइन में, डायरेक्शन इसका फिक्स है। तो क्या लिखना है अब हमें? स्केलर क्वांटिटी। मोमेंटम इज, हाँ सॉरी स्केलर बोल दिया, मोमेंटम इज वेक्टर क्वांटिटी। बोलना चाहे वेक्टर, बोला क्या है स्केलर। मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्या है? तो वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। और फिर इसका डायमेंशन, अरे अच्छा लाइट कट गया। तो मोमेंटम क्या है? तो मोमेंटम का डायमेंशन, डायमेंशन जो हम लोग यूनिट मेजरमेंट में ही पढ़े हैं, फिर एक बार रिपीट कर लेते हैं। डायमेंशन क्या हो जाएगा? मास का तो m ही होता है, m लिखेंगे। और वेलोसिटी का क्या होता है? lt माइनस वन, lt माइनस वन। डायमेंशन भी हो गया। तो मोमेंटम पढ़ लिए हैं, ऐसे अभी इसमें पढ़ना नहीं है हमें। इम्पल्स और मोमेंटम है नेक्स्ट, मतलब चैप्टर वर्क एनर्जी के बाद हमें पढ़ना है। लेकिन अभी क्या था कि सेकेंड लॉ में रिलेटेड है, इसका यूज है, इसलिए हम लोगों ने मोमेंटम के बारे में जानकारी थोड़ी सी कर ली है। और वैसे 9th में भी पढ़ना है ना, तो एक बार रिपीट भी हो गया। सिर्फ 9th में डायमेंशन नहीं पढ़ना है ना। तो ये हो गया। अब क्या है? सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में जानना। तो यही है जो मोमेंटम P इक्वल टू mv जो निकला है ना, तो क्या आता है कि ऑब्जेक्ट का तो मास है ही, ये तो मास है ही, इसके बाद यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, लेकिन इसके साथ साथ क्या होगा? फोर्स भी तो अप्लाई होगा, ठीक है। तो फोर्स अप्लाई होने पर कभी कभी क्या होता है, यह ऑब्जेक्ट बहुत तेजी से हो जाएगा, कभी बहुत स्लो हो जाएगा, ठीक है। जैसे हम लोग गाड़ी चलाते हैं, बाइक, ठीक है, बस ट्रक बाइक जो भी चलाते हैं, तो कभी होता है 60-50 के स्पीड में रहते हैं, कभी होता है भीड़ भड़का वहाँ 10 से लेकर 15 के बीच में रहते हैं, स्लो कर लेते हैं। लेकिन क्या होता है? फोर्स तो अप्लाई हो रहा है, ठीक है, तो उसी को यानी चेंज कर रहे हैं। तो उसी को हम लोग सेकेंड लॉ में जानेंगे, यानी द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स, ठीक है। यानी द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी, यानी किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा जो उस पे फोर्स अप्लाई होते हैं ना, वह उसके मोमेंटम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है। यानी किसी वस्तु द्वारा, हिंदी में भी बता देते हैं, किसी वस्तु द्वारा आरोपित बल संवेग परिवर्तन के दर के समानुपाती होते हैं। हिंदी हो गया उसका, ठीक है, याद रहेगा। तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स, याद रहेगा, इसको अच्छी तरह याद कर लेना। ये मिटा दिए हैं। सबसे मेन यही चैप्टर है, इसमें दिमाग भी लगाना होता है और नॉलेज भी अच्छा बढ़ेगा। हर साल एक न एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल इससे आता ही है, नीट से लेके और एंट्रेंस IIT हो, त्रिपली हो, ठीक है, या बिहार कंबाइंड हो, स्टेट लेवल पे लॉज ऑफ मोशन से एक न एक क्वेश्चन आएगा। तो अब रेट ऑफ चेंज लिखेंगे, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी, the rate of change of momentum of a body is proportional to the applied force, directly proportional भी लिखते हैं। The rate of change of momentum of a body is directly, है ना।
applied force and takes place in the direction in which the force acts and takes place in the direction in which the force applied force। ठीक है, अब है इसी पे हमें फॉर्मूला निकालना जो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं F इक्वल टू एम ए। कभी ये 9 पे प्रूव किए हो? F इक्वल टू एम ए ये हो गया दूसरा तरीका। इसमें लिमिट का यूज करना है। लिमिट बतलाए थे ना ये स्केलर और वेक्टर में, तो वही लिमिट का यूज करके बनाना है। F इक्वल टू एम ए कैसे आता है ये प्रूव करके बताते हैं। चलिए लिखिए, ठीक है। अब हमें ये फॉर्मूला निकालना है। बहुत हो गया है, लगता है सेकेंड लॉक नहीं हो पाएगा, तो बनाना पड़ेगा इसको। तो अप्लाइड फोर्स F है ना, अब इसको हमें डिराइवेशन करना है। सेकेंड लॉ को क्या करना है? डिराइवेशन, ठीक है, या एक्सप्रेशन। तो ये अप्लाइड फोर्स F प्रोपोर्शनल वेक्टर है और में क्या हो जाएगा? एम भी बाई वेक्टर टी, है ना। आप देखना है यहाँ पर क्या है कि डेल्टा टी लगा देते हैं, शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। P इक्वल टू एम भी होता है, तो P प्रोपोर्शनल वेक्टर डेल्टा लगा देंगे यहाँ, डेल्टा टी बाई डेल्टा टी। अब इसको क्या करेंगे? लिमिट ले लेंगे, लिमिट, है ना। प्रोपोर्शनल हटेगा F इक्वल टू, तो K कांस्टेंट लग जाते हैं, ठीक है। कांस्टेंट यहाँ पर लगेंगे K, ये पहले लगेगा, F इक्वल टू K प्रोपोर्शनल का लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग्स टू 0 डेल P बाई डेल टी, ठीक है। अब क्या होगा? ये मालूम है, ये तो यहाँ रहेगा ही, और K और यहाँ करेंगे तो dP बाई dt हो जाएगा, है ना। ये हो गया। अब इसका करेंगे तो K इंटू, अभी लिखिए डी की जगह एम भी बाई डी टी, ठीक है। m कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, तो K इंटू एम और बच जाएगा डी भी बाई डी टी। डी भी बाई डी टी क्या होता है? इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन होता है। तो यहाँ लिखेंगे आगे F इक्वल टू K इंटू एम ए, वेक्टर लगा देंगे यहाँ पे क्योंकि वेक्टर फॉर्म में है। तो K का वैल्यू जो है माना गया है K इक्वल टू 1 कांस्टेंट है, तो यहाँ 1 यानी F इक्वल टू क्या हो गया? एम ए हो गया, ठीक है। बस यही प्रूव करना था, हो गया। इस प्रकार हो गया। और फोर्स का यूनिट क्या होगा? तो न्यूटन, या तो मालूम ही है, तो यूनिट लिख देंगे, ठीक है। फोर्स क्या है? वेक्टर है कि स्केलर, या कमेंट में बताना है ना, वीडियो के कमेंट में बताना है फोर्स स्केलर है या वेक्टर है। इसके बाद है थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन सिंपल सी एग्जांपल बतलाते हैं, ठीक है। तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन में क्या होता है? जैसे किसी को हम लोग एक चाटी मार देते हैं, है ना, ठीक है। तो एक स्कूल था चिल्ड्रन पैराडाइज, उसमें एक 8 क्लास के लड़की बोली थी सर थर्ड लॉ ऑफ मोशन बतलाइए ना। तो उसको बोले जे एक चाटी मारना तुम अपने ये फ्रेंड को, तो उसको भी चोट लगेगा, तुम्हें भी। वो उसी समय चला दी, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि थर्ड लॉ ऑफ मोशन में एक्शन के साथ रिएक्शन होता है। जैसे इस पे हाथ चला दिए तो अपना भी लगेगा, और वह भी उधर से वो भी फोर्स अप्लाई करता है और अपने भी,
तो उसको बोलते हैं टू एवरी एक्शन, है ना, देयर इज ऑलवेज एंड इक्वल अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, इसको लिखवाने की कोई जरूरत है नहीं। तो एवरी एक्शन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, इतना ही है थर्ड लॉ ऑफ मोशन में। विशेष अब इसका एग्जाम्पल हम लोग पार्ट 2 के वीडियो में पढ़ेंगे थर्ड लॉ ऑफ मोशन को। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट हमें पढ़ाना है पार्ट 2 में मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज, जो ये वह सबसे वीवीआई है ना, और पूरी तरह एक्सप्लेन करके पढ़ाया जाएगा। तो आज तक के लिए यही, तब तक के लिए बाय बाय।